जिस दौर में हर बोलने वाली आवाज को खामोश करने का सियासी चलन चल रहा है, ऐसे वक्त में आवाज इंडिया अपना 10 साल पूरा कर ले, इसके लिए बहुत बधाई। जोरदार तालियों से नागपुर नगरी में खड़गे साहब का ये स्वागत, डॉक्टर सुखदेव थोराट सर का स्वागत करें, नाना पटोले साहब का स्वागत करें। प्रीतम प्रियदर्शी को दर्ज करता हूँ कि वो यादव सर का स्वागत करें, प्रीतम और चंदू। जब बोलना ही गुनाह हो और बोलने की सजा आपको दी जाने लगे, सांसद अगर सवाल पूछने लगे तो उन्हें संसद के बाहर धकेल दिया जाए, प्रोफेसर अगर बोलने लगे तो उससे उसकी नौकरी छीन ली जाए, खिलाड़ियों से उसका खेल का मैदान छीन लिया जा रहा हो, पत्रकारों के ऊपर ये बंदिश हो कि जो जल्ले इलाही चाहते हैं वही आप बोलें, ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि चाहे कितना भी बंदिश और जुल्म का दौर होगा, फूले शाहू अंबेडकर पेरियार के मानने वाले विचार के लोग अपनी जबान रखते हैं तो वो बोलेंगे, और इसी बात को कहने के लिए हम आपके बीच में आए। मीडिया में 99% तब दिखाई जाती हैं जब उनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज होती है, यानी इस मुल्क के 90% लोग खबर में तब आते हैं जब उनके बीच का कोई मारा जाता है। ये अमृत काल के भारत की हकीकत। मगर नागपुर के लोगों, इशारा आप भी समझते हैं कि आपका एक वोट मशीन में जाता है तो वो किसके खाते में चला जाता, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। वोट किसी को दिया जा रहा है, जीत कोई और रहा है, राजा कोई और बन रहा है, और राजा जो खुद अपनी डिग्री फर्जी रखता है, वो राजा कलम और किताब पर भी जीएसटी लगाता है कि हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा सच बोलना बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। इस मुल्क में अब वो लोग मसनद पर बिठाए जाएंगे जो जिल्ले इलाही की हाँ में हाँ मिलाकर बोलेंगे। एक शेर है कि हट कर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू कहता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। 2023 में आकर के जो मीडिया ये दावा करता है कि वो जमहूरियत का चौथा स्तंभ है, उसके सबसे प्रमुख 121 लोगों में लगभग 99% लोग एक किस्म के हैं। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट ये कहती है, किसान जब आत्महत्या करेगा तब किसानों पर डिबेट होगी। दलितों के बीच कोई विद्यार्थी जब रोहित वेमुला बनेगा तब डिबेट होगी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर कैसे कास्ट एट्रोसिटीज होती है। ओबीसीज पर कोई डिबेट ही नहीं है, और ओबीसी खुश है कि मंदिर वहीं बन रहा है। जब कलम और किताब पर बंदूक का पहरा हो जाए, पत्रकार अपने नेता से ये सवाल करें कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं, उस समय हर एक जुबान को हम अखबार बनाना चाहते हैं और हर कलम से एक मीडिया चलाना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ खड़े होकर कह रहे हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे जिसे वो लोग बदलना चाहते हैं। एक देश, एक विचारधारा, एक नेता, एक चुनाव, एक पार्टी होनी चाहिए। सुन रहे हैं ना आप भी? तो इस देश में एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? मुफ्त में इस देश को अनाज नहीं देना था, मुफ्त में इस देश को शिक्षा देनी थी, लेकिन शिक्षा को बेच दिया और 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। मुझको बचाना, अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना, अपने बच्चों को बचाना है, तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूं। इस वक्त 900 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स है, वही हजारों से अधिक यूट्यूब तथा सोशल मीडिया चैनल्स है। इतने सारे चैनल्स के बीच सूचना क्रांति के इस दौर में आवाज इंडिया टीवी का 1 दशक पूरा होना अपने आप में एक माइलस्टोन है। समानता की बात करने वाले, बुद्ध को मानने वाले, सामाजिक न्याय देने वाले, देश के संविधान बनाने वाले और सब मनुष्य को एक करके समानता का उपदेश दिया, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैं। आवाज इंडिया के 10 साल पूरे होने पर आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए आप सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है।
बहुत शुक्रिया आप सबका। और जिस दौर में हर बोलने वाली आवाज़ को खामोश करने का सियासी चलन चल रहा है, ऐसे वक्त में आवाज़ इंडिया अपना 10 साल पूरा कर ले, इसके लिए बहुत बधाई। और पूरी आवाज़ इंडिया की टीम को कि आपने उन लोगों की आवाज़ बन कर के 10 साल का ये सफ़र तय किया है जो असल में बेजुबान रह गए। उनके किस्से कहानियाँ इस मुल्क में बहुत कम सुने सुनाए गए। ऐसे वक्त में आवाज़ इंडिया टीवी चैनल एक ऐसा काम कर रहा है जो असल में आइडिया ऑफ इंडिया का काम है। हर कोने से, हर हाशिए पर ढकेल दी गई आवाज़ को सुनने और उसके किस्से को सुनाने का काम आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। और जब बोलना ही गुनाह हो और बोलने की सज़ा आपको दी जाने लगे, सांसद अगर सवाल पूछने लगे तो उन्हें संसद के बाहर धकेल दिया जाए, प्रोफेसर अगर बोलने लगे तो उससे उसकी नौकरी छीन ली जाए, खिलाड़ियों से उसका खेल का मैदान छीन लिया जा रहा हो, पत्रकारों के ऊपर यह बंदिश हो कि जो जिल्ले इलाही चाहते हैं वही आप बोलें। ऐसे वक्त में मुझे लगता है कि हम सारे लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, वो सारे लोग ये चाहते हैं कि चाहे कितना भी बंदिश और जुल्म का दौर होगा, फूले शाहू अंबेडकर पेरियार के मानने वाले विचार के लोग अपनी जबान रखते हैं तो वो बोलेंगे। और इसी बात को कहने के लिए हम आपके बीच में आए। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ रहा हूं, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट से ही शुरुआत करता हूं। मीडिया में 2023 में एक रिपोर्ट ऐसी आई कि एक रिपोर्ट में 2023 में आकर के इसकी पड़ताल की गई कि देश के 121 चैनल हेड जो हैं, जो न्यूज रूम में बैठ करके डिसीजन लेते हैं कि कौन सी खबरें दिखाई जाएंगी, कौन सी नहीं दिखाई जाएंगी, उन खबरों का आंकड़ा यह कहता है कि उनमें एक दलित, एक ओबीसी और आदिवासियों के बीच से कोई नहीं है। यह न्यूज रूम की मीडिया की सच्चाई है। जो मीडिया यह दावा करता है कि वो जमहूरियत का चौथा स्तंभ है, उसके सबसे प्रमुख 121 लोगों में लगभग 99% लोग एक किस्म के हैं। और ऑक्सफैम की रिपोर्ट यह कहती है, मीडिया में जो लोग पैनलिस्ट बनाए जाते हैं उनमें 94% लोग अपर कास्ट से आते हैं। मीडिया की रिपोर्ट यह कहती है कि दलित, पिछड़े, आदिवासियों की खबरें मीडिया में 99% तब दिखाई जाती हैं जब उनके ऊपर कोई एट्रोसिटीज होती है। यानी इस मुल्क के 90% लोग खबर में तब आते हैं जब उनके बीच का कोई मारा जाता है। यह अमृतकाल के भारत की हकीकत है। यानी आप कैसा भारत चाहते हैं, आपके सवाल क्या हैं, आप हक कौन सा मांगते हैं, उन पर कोई खबर नहीं बनती। किसान जब आत्महत्या करेगा तब किसानों पर डिबेट होगी। दलितों के बीच कोई विद्यार्थी जब रोहित वेमुला बनेगा तब डिबेट होगी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के भीतर कैसे कास्ट एट्रोसिटीज होती है। ओबीसीज पर कोई डिबेट ही नहीं है और ओबीसी खुश है कि मंदिर वहीं बन रहा है। इसके लिए भी उन्हें बधाई। ऐसे वक्त में मैं उम्मीद करता हूं, बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, अछूतों का कोई अखबार नहीं है। वंचितों, शोषितों के बारे में उनके किस्से कहानी कहने वाले लोग, बहुत उनके ऊपर बंदिश रखी गई है। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई इस सरकार का काम है, ये
सरकारें सरकार की तरह ही काम करती हैं। कोई थोड़ा सा कोमल ढंग से कोई काम करता है, कोई बहुत कड़े ढंग से काम करता है। सवाल पूछने वाले लोगों की हकीकत देखिए। भारतीय मुख्य धारा की मीडिया में 90% केवल हाई प्रोफेशनल जो जॉब है, हाई प्रोफेशनल, उनमें एक भी दलित और एक भी आदिवासी नहीं है जो ओवरऑल नौकरियां हैं, और 90% लोग एक तबके के हैं। अब एक दूसरा आंकड़ा, एक दूसरे भारत की तस्वीर देखिए। हाई कोर्ट ने, देश भर के हाई कोर्ट्स ने पिछले 5 साल में जितने जजों की नियुक्ति की, उनमें 79% जज केवल अपर कास्ट हैं। शेड्यूल कास्ट और अल्पसंख्यक सिर्फ 2% हैं। ओबीसी टोटल 11% है। जिस ओबीसी की आबादी इस देश में लगभग अब 60% के आसपास है। बिहार ने कुछ आंकड़ा आपको दे दिया है। यानी जो जज बनाए गए, जहां रिजर्वेशन नहीं लागू है, वहां 80% एक ही तबके के लोग जज बनाए गए। यह अमृत काल चल रहा है। आपको भी इस बात के लिए बधाई। केंद्र सरकार की नौकरियों का एक आंकड़ा आपके बीच में रखना चाहता हूं। 1 जनवरी 2023 को शेड्यूल कास्ट की नौकरियों का परसेंटेज 16% था, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन भारत का संविधान लागू होने के समय मिल गया था, और 2013 में वो 17% पहुंचा। ओबीसी का आंकड़ा 2004 में नौकरियों में केवल 4% था। 2013 में वो जाकर 17.31% नौकरियां मिले। जिसकी आबादी है 60%, उसके नौकरी में परसेंटेज केवल 17 है, यानी अपनी आबादी से 1/4 कम है। फिर भी इस देश में कोई हलचल नहीं है कि उनको उनके हिस्से का हक मिल रहा है या नहीं। फैकल्टीज इन हायर एजुकेशन, मैं बहुत गौरवान्वित हूं कि हम लोग जब हायर एकेडमिया में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय एक ऐसे व्यक्ति यूजीसी में थे जिन्होंने बहुत कुछ किया। वो प्रोफेसर सुखदेव थोराट जी हैं। मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात को फक्र के साथ कहना चाहता हूं कि आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के वंचित शोषित विद्यार्थियों के लिए, प्रोफेसर्स के लिए इतना कुछ किया है कि मैं अमन जी से कहूंगा कि कभी सेपरेट उस पर कार्यक्रम कराइएगा। यह बात इस देश के लोगों को जानना जरूरी है जो प्रोफेसर सुखदेव थोराट ने किया है, और उससे डाइवर्सिटी आई है। और वो डाइवर्सिटी आने के बाद भी का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। फैकल्टीज इन हायर एजुकेशन, 74% प्रोफेसर इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आर अपर कास्ट, ओनली 0.8% प्रोफेसर शेड्यूल कास्ट, ओनली 0.2% प्रोफेसर फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब, 2.6% प्रोफेसर फ्रॉम ओबीसी कैटेगरी। फैकल्टीज इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आईआईटीज और आईआईएम जो सबसे एलीट हैं, 81% फ्रॉम जनरल कैटेगरी यूआर, 2.23% फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, 0.31% फ्रॉम शेड्यूल ट्राइब एंड 5.4% फ्रॉम ओबीसी। आईआईटीज आईआईएम में प्रोफेसर्स आज भी उतने नहीं बन पाए जितने जिसकी आबादी है। और इसलिए एक आखिरी आंकड़ा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश के 1% लोगों के पास 40% वेल्थ का कब्जा है, यानी संसाधन 1% लोगों के पास 40% है। यानी 100 लोग अगर एक देश में रहते हैं तो 100 लोगों में से एक व्यक्ति के पास 40, अगर 100 रोटियां हैं तो एक ही व्यक्ति 40 रोटियां खा रहा है। 3 रोटी में 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। और अगर 90% आंकड़ा कर दिया जाए तो इस देश के संसाधनों पर
5% संसाधन पर 90% लोग जी रहे हैं। ये है सोशल जस्टिस, ये है इकोनॉमिकल जस्टिस। और पॉलिटिकल जस्टिस की बात ही छोड़ दीजिए। जब देश में कोई ये बताकर वोट मांगे कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, मुझे एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाइए, और जब देश में जाति जनगणना का सवाल उठ जाए तो वो कहे कि जाति तो केवल गरीब और अमीर होती है। राजनीति यहां पहुंच गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मंच से ये सवाल इस देश के लोगों के बीच जाना चाहिए कि असल में आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। कोई देश किसी नक्शे पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से नहीं बनता है कि उस लकीर के बीच जितना टुकड़ा है वो एक राष्ट्र बन गया, वो एक देश बन गया। नहीं, देश बनता है वहां के लोगों से। और 26 नवंबर 1949 की वो तारीख जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि आज से हम अंतर्विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यदि इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी का कोई फायदा नहीं होगा। आज हम राजनीतिक बराबरी में जी रहे हैं। एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो है, मगर नागपुर के लोगों, इशारा आप भी समझते हैं कि आपका एक वोट मशीन में जाता है तो वो किसके खाते में चला जाता, इसका पता ही नहीं चल पा रहा है। वोट किसी को दिया जा रहा है, जीत कोई और रहा है, राजा कोई और बन रहा है। और राजा जो खुद अपनी डिग्री फर्जी रखता है, वो राजा कलम और किताब पर भी जीएसटी लगाता है। और आज की तारीख में एक किसान अगर ट्रैक्टर खरीदने जाए तो उसे 18% जीएसटी देना पड़ेगा, और अगर आप मर्सिडीज कार खरीदने जाएंगे तो 9% जीएसटी। राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर भी टैक्स लगाता है ताकि शिक्षा महंगी हो जाए, कि शिक्षा से बाकी लोग दूर हो जाएं, और 90% लोग एजुकेशन से दूर हो जाएंगे। सिलेबस बदला जाएगा। सिलेबस में मैंडेटरी किया गया। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल मैंने पढ़ाया, अब मुझे वो नौकरी से निकाल दिया गया है, आप सबको पता होगा, क्योंकि नौकरी अब उन्हें दी जा रही है जो नागपुर है ना। नागपुर तो हम तो बाबा साहब की वजह से जानते हैं, लेकिन नागपुर दो और वजहों से जाना जाता है। एक तो संतरे की वजह से और दूसरा उनकी वजह से। उनका नाम लेना भी उचित नहीं है क्योंकि एक वैचारिक मंच है। वो चाहते हैं कि वो प्रोफेसर वही बने जो उनकी शरण में चला जाए। आज इस देश में 2019 में मैंने खुद आरटीआई लगाई थी, 596 वाइस चांसलर पूरे देश में थे। उनमें से केवल 6 वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट, 6 वाइस चांसलर शेड्यूल ट्राइब और 36 यानी 36 कुलपति ओबीसी थे। 550 कुलपति एक ही तबके के थे। फिर वो देश सबका देश कैसे बना? ये सवाल हम नागपुर से पूछना चाहते हैं। और आज इस देश के ऊपर सबसे बड़ा खतरा यह है कि भारत का संविधान लागू हुआ तो यह वादा किया गया था इस देश के हर नागरिक से कि हम जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र देखे बिना सबको बराबरी का भारत देंगे। जो मेरिट से जाएगा वो प्रोफेसर बन जाएगा। और मैं गोल्ड मेडलिस्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर ऑफ द बैच, मैं ये बात आज डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, पहले नहीं कहा करते थे। हमारे सीनियर प्रोफेसर बैठे हैं, वो जानते हैं कि एजुकेशन की अहमियत क्या होती है। हम अपने रिसर्च वर्क से बताते हैं कि हमारे अंदर काबिलियत का है, हमें जबान से बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन सर आज ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में मैंने 14 साल पढ़ाया, 14 बैच पढ़ाया, मुझे 40 बार रिन्यूअल का लेटर मिला क्योंकि मैं ठेके पर प्रोफेसर था। तो 40 बार मुझे रिन्यू किया गया क्योंकि मैं एलिजिबल था। मेरा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में 100 में 96 नंबर था, और मेरी जगह जिसको नौकरी पर रखा गया उसका 100 में 50 नंबर था। लेकिन उसकी मेरिट यह थी कि वो उनकी शरण में चला गया और मैं उनकी शरण में नहीं गया। मैं फूले अंबेडकर पेरियार की शरण में रहा, इसलिए मुझसे नौकरी छीन ली गई। तो यह सवाल किसी एक व्यक्ति का नहीं है कि उसे नौकरी मिले या न मिले। सवाल इस बात का है कि इस देश के विश्वविद्यालय एक विचारधारा के अगर केंद्र बन जाएंगे, जिनकी सरकार होगी, उनका कैडर भरा जाएगा,
वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, उनकी जो विचार के होंगे उन्हीं को बनाया जाएगा, तो फिर संविधान कहां बचा है। और अगर कलम और किताब, हमारे पुर के ये ज्योतिबा फूले की जमीन है, स्कूल खोलने के लिए घर छोड़ना पड़ा था। वो इतिहास हमें याद आता है, जब स्कूल खोलने और पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई फूले, तो कोई गोबर फेंकता था, कोई पत्थर मारता था, फिर भी उन्होंने 2 साड़ी रखी, अपना चलना नहीं छोड़ा और स्कूल खोला। और आज उसी देश में स्कूलों को पूंजीपतियों के हाथों में नई शिक्षा नीति के जरिए बेचा जा रहा है। एक एटीएम मशीन में आप कार्ड डालते हैं और उसमें नंबर लिखते हैं कि 2000 रुपए दे दो, 2000 रुपए की नोट दे दो जिसमें चिप लगी हो, तो वो नोट आपको मिल जाती है। अब इस देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि वो एक ऐसी मशीन रहेगी, उस मशीन में अगर आप कहेंगे कि बीए की डिग्री चाहिए तो 1 लाख रुपया उसमें डालिए और बीए की डिग्री लेकर के आइए। अगर आपको एमए की डिग्री चाहिए तो 5 लाख। आईआईटीज और आईआईएम में पढ़ने की फीस, मेडिकल में पढ़ने की फीस इस समय 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक चली गई है। बताइए क्या गरीब कमजोर के बच्चे इन विश्वविद्यालयों में पढ़ पाएंगे? इसलिए हम ये सवाल उठा रहे। सवाल हमारी नौकरी का नहीं, आप हमारी नौकरी छीन सकते हो, हमारी हिम्मत थोड़ी छीन पाओगे। अपने दम पर वो नौकरी पाई थी। और मैं तो यहां खड़े होकर कहता हूं, फूले साहब कौन सी नौकरी करते थे? मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी और मैं कबीर को पढ़ता हूं। कबीर ने लिखा कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन उन्होंने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं चाहता सुलझावन हारी, तू देता उलझाई रे, और मैं कहता हूं जागत रहियो, तू कहता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो जिस कबीर को हमने पढ़ा है, जिस फूले को पढ़ा, बाबा साहब अंबेडकर ओरिजिनल डिग्रियां लेकर के, हम तो 1 पीएचडी किए, डॉक्टर अंबेडकर 4 पीएचडी करके लौटे थे। और अधिकारी की नौकरी मिली तो फाइल फेंक कर दी गई। क्या इतिहास नहीं है इस देश का? पानी पीने का नहीं दिया गया तो उसी सयाजी बाग बड़ोदरा में बाबा साहब अंबेडकर लौटे और रोए थे। मैं गया हूं उस जगह पर, उसका नाम आज तारीख में लिखा गया है, संकल्प भूमि, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने वहां संकल्प लिया कि अगर इतना पढ़ने के बाद मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है तो मेरे समाज के साथ कितना भेदभाव होगा। मैं संकल्प लेता हूं वो विदेश भागे नहीं, इसी देश में रहे और सबको बराबरी का हक देने के लिए भारत का संविधान लिखा। हम उनके वारिस हैं। तो जिस फूले, अंबेडकर, पेरियार की बात हम करते हैं, बीपी मंडल की बात करते हैं, उनकी नौकरी छीन सकते हो ना। लेकिन मैं तो यही बात खुलकर कहूंगा कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। केवल यही कसूर है और वो जी हजूरी हमने सीखी नहीं। ये आवाज इंडिया के 10 साल पूरे होने का मंच है। जब कलम और किताब पर बंदूक का पहरा हो जाए, पत्रकार अपने नेता से यह सवाल करें कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, आप जेब में पर्स रखते हैं कि नहीं, उस समय हर एक जुबान को हम अखबार बनाना चाहते हैं और हर कलम से एक मीडिया चलाना चाहते हैं। इसलिए हम यहां खड़े होकर कह रहे हैं, हम संविधान की रक्षा करेंगे जिसे वो लोग बदलना चाहते हैं। और इसलिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं अमन कांबले साहब को और उनकी पूरी आवाज इंडिया टीम को। अब तो मीडिया कठपुतली बन गया है साहब। अब तो पत्रकारों को नौकरी से निकाला गया तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और वो यूट्यूब चैनल से पत्रकारिता कर रहे हैं। एक प्रोफेसर को भी तुमने क्लास से निकाला तो हम भी यूट्यूब चैनल खोल करके लोगों के बीच जाकर के कक्षाएं लेंगे। लेकिन ये सफर, ये कारवां रुकेगा नहीं। और आखिरी वाक्य, चूंकि मेरा समय लगभग पूरा हो गया, जितना अमन साहब ने बोला कि अब वक्त बहुत खराब आ रहा है और ये आखिर में नागपुर के लोगों, हमारे और आपके ऊपर जिम्मेदारी क्या है, मैं केवल यही कह करके आपसे विदा लूंगा। हमारे ऊपर जिम्मेदारी इस बात की है कि हम एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारा सच बोलना बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरता है। इस मुल्क में अब वो लोग मसनद पर बिठाए जाएंगे जो जिल्ले इलाही की हां में हां मिलाकर बोलेंगे।
एक शेर है कि हट कर चले वो हमसे जिससे सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई सरफिरा चले। और मैं याद करना चाहता हूं, तथागत बुद्ध अगर लीक से हटकर नहीं चले होते तो वो बुद्ध नहीं बन पाते। अगर महात्मा कबीर लीक से हटकर नहीं चले होते और सवाल नहीं पूछे होते और बुलंदी से कहते कि मेरा ऐसी बावली दुनिया, कबीर साहब ने बहुत पहले लिख दिया, साच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना जी। अगर सच कहेंगे तो मारने के लिए दुनिया दौड़ेगी और झूठ कहेंगे तो आपको ओहदा दिया जाएगा। ऐसे वक्त में मैं याद करता हूं कि अगर कबीर साहब भी डर गए होते या चुप हो गए होते जेल मुकदमों से, तो शायद वो भी यहां तक नहीं पहुंच पाते। और फूले अंबेडकर पेरियार का कारवां, शंभू आ गए हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि ऐसे लोगों के लिए आप स्वागत करिए जिन्होंने पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया है। यूट्यूब की दुनिया में लगभग 80 लाख से ज्यादा, 90 लाख होने वाला शंभू भाई, 90 लाख सब्सक्राइबर, और ऐसे लोग आवाज बने। मुझे याद है कि हम सारे लोग केवल यही बात कह करके, फिर चूंकि कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, मैं कहना केवल यही चाहता था कि हम लोग यहां पहुंचे हैं तो ये अपने दम पर तो थोड़ा सा पहुंचे। हमारे पुरखे हजारों साल से जो कुर्बानी दिए, लड़ाई लड़े, क्या क्या नहीं अपमान सहना पड़ा, उन्होंने वो जमीन रची है जिससे हम यहां तक पहुंचे हैं। और इसलिए एक नौकरी चली जाए तो हम चुप हो जाएं, कोई हमसे ये डर जाए कि इनके साथ मत दिखो। आजकल मेरे विश्वविद्यालय वाले कहते हैं कि भैया आपके साथ मेरी तस्वीर सोशल मीडिया पे उसको हटा दो वरना हमारी भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो हमें तो ये ओहदा मिला है। किस बात का? अगर मैंने 14 साल में 14 शब्द भी गैर संवैधानिक बोला होता तो मेरे ऊपर मुकदमा होता ना, जेल होती ना। यानी संविधान विरोधी कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके आका से सवाल पूछा, उनकी विचारधारा के सामने खड़े होकर यह बात पूरे देश के सामने कही कि ये 2 भारत है। एक भारत वेदों पुराणों से चल करके गोडसे गोलवलकर हेडगवार का भारत है, और एक बुद्ध से चल करके फूले अंबेडकर पेरियार का भारत है। हम उस फूले अंबेडकर पेरियार के भारत की बात करते हैं। वो भारत लोगों को बांटता है और हम लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। वो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, हम लोगों के बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर आना चाहते हैं। हम कहते हैं कि बुद्ध ने हमारे सामने ज्ञान की रोशनी दी। बुद्ध से पूछा किसी ने कि आपका सबसे बड़ा पैगाम क्या है, तो उन्होंने कहा किसी किताब में लिखा हो तो सच मत मान लेना, कोई बड़ा व्यक्ति कहता हो तो भी सच मत मान लेना, ढेर सारे लोग कहते हो तो भी सच मत मान लेना, जो तुम्हें सच लगे उसे ही सच मानना। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसलिए हम कहते हैं कि ज्ञान की रोशनी हमें बुद्ध से मिलती है, ज्ञान की रोशनी हमें कबीर से मिलती है, ज्ञान की रोशनी हमें रविदास से मिलती है। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को 5 साल के लिए रेवड़ी की तरह नहीं, श्रम करके मेहनत से। मुफ्त में इस देश को अनाज नहीं देना था, मुफ्त में इस देश को शिक्षा देनी थी, लेकिन शिक्षा को बेच दिया और 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। यह खतरा हम नहीं बताएंगे तो कौन कहेगा आपसे? देश में आज एक नारा चल रहा है, धीरे धीरे डिबेट हो रही है, एक देश, एक विचारधारा, एक नेता, एक चुनाव, एक पार्टी होनी चाहिए। सुन रहे हैं ना आप भी? तो इस देश में एक शिक्षा क्यों नहीं होनी चाहिए? समाजवादी आंदोलनों का नारा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, और टाटा बिरला अंबानी हो, सबको शिक्षा एक समान। तो भाई आज इस देश में क्यों नहीं ये मांग करते? वो कह रहे हैं कि हम वहां पर मंदिर बनवा रहे, वहां पे धर्म बनवा रहे, उसका मुफ्त में यात्रा कराएंगे। हम कह रहे हैं नहीं, जिसको मंदिर जाना होगा अपना पैसा लगाकर चला जाएगा। आपको अगर मुफ्त में कोई काम करना है तो सबको पढ़ाई और दवाई मुफ्त में दे दो, तब एक भारत बनेगा जो सबका भारत होगा। पढ़ाई बेच दी गई है साथियों, और अब गरीब कमजोर मजलूम के बच्चे शिक्षा नहीं पाएंगे। और संविधान बदलने के लिए वो लोग बार बार कह रहे हैं। आखिरी में कह के जा रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो कहते हैं कि इस देश का संविधान बदलने की जरूरत है।
तुम दूसरा संविधान तो लिख सकते हो, मगर दूसरा अंबेडकर कहां से लाओगे? यह सवाल हम पूछ कर जाना चाहते हैं। जिस संविधान का लाभ हमने लिया, जिस मंडल कमीशन का लाभ हमने लिया, जिस फेलोशिप का लाभ लिया हमने, जिस सरकारी शिक्षा का लाभ लिया हमने, जिस सरकारी विश्वविद्यालयों का लाभ लिया हमने, उसका कर्ज हमारे ऊपर है कि जब ये सब बर्बाद किए जा रहे हों तो हम लोगों के बीच जाकर के वो सच कहें कि एक बार जाग जाओ, बचा सकते हो तो शिक्षा और संविधान बचा लो। ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। हमने जिस सीढ़ी से चल करके यहां तक का सफर तय किया, वो सीढ़ी हमारे सामने तोड़ी जाएगी तो क्या दर्द हमें नहीं होगा? क्यों कहा था बाबा साहब अंबेडकर ने कि बड़ी मुश्किल से कारवां यहां तक पहुंचाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना। बिरसा, फुले, अंबेडकर, पेरियार के वारिसों, लाखों करोड़ों की तादाद में हम देश में हैं, लेकिन इतने बिखरे हैं कि हम गुलाम हैं। और वो कारवां, सच बताओ आप कि मीलों पीछे नहीं ले जाया जा रहा। सरकारी शिक्षा बिक गई, सरकारी नौकरी खत्म हो गई, सरकारी रोजगार खत्म हो गया, और तो संविधान भी खत्म होने के मुहाने पर है। इसलिए बचा सकते हैं तो वो कर्ज जो हमारे ऊपर था उसको बचा लें, वरना एक बात मैं बस कह के जा रहा हूं, एक कविता मैं पढ़ना चाह रहा हूं आखिरी में, रमाशंकर विद्रोही की। मैं कहता हूं तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे लोगों, और इसमें पूरा अर्थ दिखेगा, क्या क्या बचाना है वो आप तय करिएगा। मैं कहता हूं तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे लोगों, तुम मेरे पूरब के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनके सुंदर खेतों को तलवारों की नोकों पर जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी स्त्रियों को बाजार में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिमनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नावों को अतल जलराशियों में डुबोया गया। तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ, जिसके खून के गारे से बने पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी, क्योंकि मुझको बचाना उस औरत को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उस इंसान को बचाना है जिसकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है, मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि हूं। और आप अगर हम सबको नहीं बचा पाए तो एक व्यक्ति जो बोल रहा हो, अगर वो अकेला पड़ गया तो उसकी जबान चुप हो जाएगी। तो शायद आने वाले वक्त में कोई बोलने से डरे कि भगत सिंह पैदा हो, मगर हमारे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। मैं मानता हूं कि मेरे ऊपर कर्ज है फूले, अंबेडकर, शाहू, पेरियार की कुर्बानियों का। इसलिए लहू के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के आईन को, इस देश के संविधान को और शिक्षा को बचाने का संकल्प लेते हैं। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।